हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 25th डे। और आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। तो जो एग्जाम पैटर्न है आपका, उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, ये आप सभी को पता होगा। 15 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन दो दो नंबर का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स ये कवर करते हैं। और आपके इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एमसीक्यूज लॉन्च किए हैं। तो जस्ट लेटेस्ट लॉन्च किए हैं फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, तो इसलिए फॉर दिसंबर अटेम्प्ट ये आपके लिए दिसंबर 2024 के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन फ्यूचर भी कभी ये वीडियो आप देख रहे हैं दिसंबर 2024 के बाद भी, तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज में कोई चेंज नहीं होना है एफएम के अंदर। तो ये एमसीक्यूज आपके लिए हमेशा काम आने वाले रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक्सप्लेन दैट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज जो 1 रुपया है, कल वो 1 रुपया नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में जो आज आप सामान खरीद सकते हो, कल वो 1 रुपए में आप सामान नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, 1 रुपए अगर आज मुझे मिल जाए और मैं 1 रुपए 1 साल बाद कौन सा लेना चाहूंगा, ऑब्वियसली आज। क्यों? क्योंकि मैं उसको इन्वेस्ट करके ज्यादा रुपए में कन्वर्ट कर पाऊंगा। सो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? पहला ऑप्शन, अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज वर्थ मोर देन अ यूनिट रिसीव्ड इन फ्यूचर। आज का 1 रुपया फ्यूचर के 1 रुपए से बेटर है, सही ऑप्शन यही है। दूसरा कह रहा है, यूनिट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज वर्थ लेस देन। नो, a unit of money received today and at the same other time is future is equal, दोनों बराबर है। नो, none of the above। देखो, मान लो आपको पहला ऑप्शन सही लग भी गया, फिर भी एक बार चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना। रीजन, कभी कभी हमको लगता है कि पहला ऑप्शन सही है, लेकिन जब हम आगे चारों ऑप्शन पढ़ने लगते हैं तो हमारा माइंड सेट चेंज हो सकता है। तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ें। पहले ऑप्शन को देखकर सही लग रहा है, ऐसा फटाफट से जल्दी से क्लिक करने का, ऐसा सही राइट मार्क लगाने का जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लोज अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम पीरियड बाय। ये क्या कह रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लोज अकरिंग एट डिफरेंट पीरियड्स बाय। अच्छा, कंपेयर कैसे कर पाओगे? देखो, आप लोगों ने एनपी मेथड वगैरह सब पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है ना। ईयर जीरो पे क्या होता है? आउटफ्लो होता है जनरली। और ईयर फिर 1, 2, 3, 4, हर साल क्या होता है? इनफ्लो होता है, जितने भी साल का प्रोजेक्ट होगा। अब हम कंपेयर कैसे करते हैं? एनपी मेथड के अंदर हम सभी को कैसे लेकर आते हैं? जीरो ईयर पे लेकर आते हैं, इनफ्लोज को भी और आउटफ्लोज को भी। कहते हैं पी फैक्टर लगाओ, प्रेजेंट वैल्यू ले आओ। ओके, जीरो ईयर पे लाके फिर क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। जब मैं समझाता हूं तो आपको ये भी बताता हूं कि देखो, जीरो ईयर पे लाने की जरूरत नहीं होती है। आप इसे क्या कर सकते हैं, सबको फ्यूचर में भी लाके कन्वर्ट करके भी कंपेयर कर सकते हैं। अपन जब एजम्पशन पढ़ते हैं एनपीवी की, क्या कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द सेम डिस्काउंटिंग रेट, तो हम कहते हैं कि अच्छा आप एक काम करो, इन सबको री इन्वेस्ट करो, इन सारे पैसों को आप री इन्वेस्ट करो और फिर देखो कि फ्यूचर में कितना पैसा होगा। और इसको भी आप फ्यूचर में देख लो, पूरी डिटेल क्लासेस में आपको मिलेगा यहाँ पर। इसको भी आप क्या कर लो, फ्यूचर में कन्वर्ट कर लो। फ्यूचर का 4 साल का प्रोजेक्ट है ना, तो एक काम करो, सारे कैश फ्लोज को फोर्थ ईयर के एंड पे ले आओ। ये जो आउटफ्लो है, इसका भी फ्यूचर वैल्यू निकाल लो फोर्थ ईयर में। इसे भी फोर्थ ईयर के एंड में कन्वर्ट कर दो, इसको भी फोर्थ ईयर के एंड में कन्वर्ट कर दो, इसे भी फोर्थ ईयर में कन्वर्ट कर दो, और ये तो ऑलरेडी फोर्थ ईयर में है। मतलब सबका फ्यूचर वैल्यू निकाल दो और फिर कंपेयर कर लो फोर्थ ईयर में, तो भी वही आंसर आने वाला है। हाँ, वैल्यू बदलेगा क्योंकि वो 4 साल बाद का है और ये जीरो ईयर का है, लेकिन डिसीजन दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं। हालांकि हम लोग एनपी मेथड पढ़ते हैं तो हम जीरो ईयर पे लाके उसे कन्वर्ट करके ही कंपेयर करते हैं। तो चाहे आप फोर्थ ईयर में ले जाओ, चाहे जीरो ईयर में ले आओ, मतलब चाहे आप फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ये है, फर्स्ट ऑप्शन जो उसने दिया, कंपाउंडिंग ऑल कैश फ्लो टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम। कंपाउंडिंग मतलब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना। डिस्काउंटिंग ऑल कैश फ्लोज टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो चाहे आप कैसे भी करो, चाहे सब सारे वैल्यूज को फ्यूचर में ले जाओ, चाहे सारे वैल्यूज को प्रेजेंट में लेके आओ, इसलिए ऑप्शन 3 इज बेटर। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन, if the nominal rate of interest is 10% per annum and frequency of compounding is 4, मतलब साल में 4 बार कंपाउंडिंग होता है, दैट इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। आपका रेट है इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताना है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का तरीका देखो, या तो आप फॉर्मूला लगाओ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, क्या रहने वाला है वो,
1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर एम माइनस 1। ये क्या है? 1 प्लस रेट, साल में कितनी बार कंपाउंडिंग? 4 बार, टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये आएगा 1 प्लस 0.025 टू द पावर 4 माइनस 1। या तो एक तरीका ये है कि आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10.38% पर एनम। या फिर एक और तरीका, आप क्या कर सकते हैं, साल में 4 बार कंपाउंडिंग होता है, बिल्कुल होता है, तो एक काम करो, अपने कैलकुलेटर पे लिखो 100 रुपए, 10% है, साल में 4 बार कंपाउंडिंग होने का मतलब है आपको 10% एक साथ नहीं दिया जाएगा, आपको 2.5% करके साल में 4 बार दिया जाएगा। तो आप इसमें ऐड करते चलो 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%, ये आपका बन जाएगा अमाउंट 110 रुपए 38 पैसे। तो जो 100 रुपए थे वो 110 रुपए 38 पैसे बन गए, उसमें से 100 रुपए वापस हटा लीजिए, क्या बचा? 10.38। यही 10.38% क्या है? इफेक्टिव रेट है। मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवली मैं कितना कमा रहा हूँ? 10.38% कमा रहा हूँ। मेरे जो 100 रुपए थे वो कितने में कन्वर्ट हो गए? 110 रुपए 38 पैसे में कन्वर्ट हो गए हैं। कहने को 10% है रेट, बट इफेक्टिवली क्या है? 10.38% है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए डन। अब हम देखते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.25% per annum and nominal rate is 10%, what is the frequency of compounding? ये लो जी, अब इसको कैसे करोगे? एनुअल इफेक्टिव रेट बता रखा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10.5% बता रखा है, नॉमिनल रेट बता रखा है 10%, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग? तो या तो फॉर्मूला रखो और वहां से कैलकुलेट करो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एम को, फॉर्मूला वही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला जो भी बताया था। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस आपके पास है ना, बस आप देख लो कि कौन सा रेट से 10%, 10.25% हो जाएगा कितना कंपाउंडिंग करने पर। तो आप चेक कर सकते हैं, उठाएं कैलकुलेटर, 100 प्लस, मान लो जैसे मुझे 2 बार कंपाउंडिंग को ही चेक करना हो, तो प्लस 5%, प्लस 5%, 2 बार किया, देख लो क्या ये 110 रुपए 25 पैसे के बराबर आ रहा है क्या? तब तो काम हो गया, 10 रुपए 25 पैसे अपना इफेक्टिव रेट आ गया 10.25%। अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ और चेक करना पड़ेगा। साल में जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगा आपका पैसा उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। देखो एक बार होने पर तो क्या होगा, एक बार ही होता है तो 100 रुपए प्लस 10%, 110 ही हुआ, वो नहीं होगा। 2 बार करोगे तो मैंने देखा, अच्छा 2 बार मतलब 10% को 2 बार दिया जाएगा, मतलब 5-5 करके दिया जाएगा। अच्छा ये आंसर नहीं बैठता तो फिर मैं 3 बार करता, फिर मतलब 10% को साल में 3 टुकड़ों में दिया जाएगा। 4 बार मतलब 10% को ही साल में 4 टुकड़ों में दिया जाएगा, 4 पार्ट्स में दिया जाएगा, 2.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A student take a loan of rupees 50,000 from SBI. The rate of interest being charged by SBI is 10%. Okay, एक लोन लिया है स्टूडेंट ने 50,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है SBI ने चार्ज किया 10%. What would be the amount of equal annual installment if he wishes to pay it back in the 5 installment? 5 installment में पे करना है, हर installment इक्वल रहने वाली है। और लास्ट में क्या लिखा, अब इतना लिख के अगर तुम भागने लग गए फटाफट, अच्छा जी 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, फटाफट से कैलकुलेट कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा है इसने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही विल पे एट द एंड ऑफ ईयर 5। पहली इंस्टॉलमेंट कब दे रहा है वो, पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा है 5th ईयर के एंड में। अब क्या होगा, अब इंस्टॉलमेंट कैसे होगा, मतलब 5th ईयर के एंड में जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट, फिर 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर और 9th ईयर के एंड में, इस तरीके से 5 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। अब वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है कि जिसका प्रेजेंट वैल्यू आज 50,000 के बराबर हो, कि लोन का अमाउंट क्या है 50,000, तो प्रेजेंट वैल्यू उनका किसके बराबर हो, 50,000 के बराबर हो। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है, तो मैंने कहा ठीक है जी बता देंगे, कैसे होगा। 5th क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। ओके, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो मैंने कहा देखो कौन कौन से ईयर में मुझे पेमेंट करना है, 5th 6th 7th 8th और 9th। मैंने सबका पी फैक्टर लिख दिया, उनको ऐड कर दिया, और अब एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लूंगा। क्यों, क्योंकि 50,000 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू। और वो जो इंस्टॉलमेंट जैसे ही आएंगी, उस इंस्टॉलमेंट को अगर मैं इन सारे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो एक्स अमाउंट 5th ईयर में दे रहा हूँ, एक्स अमाउंट 6th ईयर में दे रहा हूँ, एक्स अमाउंट 7th ईयर के एंड में दे रहा हूँ, 8th ईयर के एंड में भी एक्स अमाउंट, 9th ईयर के एंड में भी एक्स अमाउंट।
अब जैसे ही इनको क्या किया जाएगा, इनके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू लोन के बराबर आ जाना चाहिए, 50,000 के बराबर आ जाना चाहिए। तो बस मैंने देखा कि भाई इन ईयर्स का पी फैक्टर क्या है, उनका क्यूमुलेटिव बता दो 2.589। नाउ 2.589x इज इक्वल्स टू 50,000, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50,000 डिवाइड बाय 2.589, बस 19,310 करीब, 19,310 करीब। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, how much amount should an investor invest now in order to receive 5 annuities starting from the end of this year of rupees 10,000 if the rate of interest offered by bank is 10% per annum? आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। How much amount should an investor invest? एक इन्वेस्टर कितने रुपए इन्वेस्ट करे now, आज, in order to receive 5 annuities, जिससे आपको क्या मिलता रहे, 5 एन्युटीज मिले, मतलब हर साल कुछ अमाउंट मिले, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ दिस ईयर, इसी साल की शुरुआत से, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो मार्केट में, 10% हो। मतलब मुझे एन्युटी वैल्यू पता करना है, नहीं, मुझे एन्युटी वैल्यू तो दे रखा है, एन्युटी वैल्यू कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज दे रखा है। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे आज उसका प्रेजेंट वैल्यू पता करना है कि आज कितना इन्वेस्ट करूं, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा एन्युटी का। तो एन्युटी मतलब 10,000 10,000 10,000 10,000, कितने साल तक, 5 साल तक, हर साल 10,000 रुपए है। मुझे सिंपली इसका प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना है। कैपिटल बस्टिंग के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना अपन ने, कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले। अच्छा, बस लैंग्वेज घुमा दिया तो तुमको परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं। एन्युटी में मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना बड़ा आसान है, वही जो कैपिटल बस्टिंग में अपन ने पढ़ा था। तो 7th क्वेश्चन देखो जरा कैसे होगा। दो तरीके मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए। किसी बच्चे को मान लो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला अगर याद आ गया कि फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा, तो मैंने कहा 10,000 रुपए अगर आप 10% की रेट से 5 साल तक आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फ्यूचर वैल्यू रहेगा 61,051, मतलब 5 साल बाद आपके अकाउंट में 61,051 रुपीज होंगे, 61,051 रुपए आपके होंगे। और इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया जाए तो 5 साल बाद 61,051 है ना, तो आज कितना होगा, डिवाइड कर दो 1.10 से की पावर 5 से ऑब्वियसली, तो 37,910 रुपए ये आपका प्रेजेंट वैल्यू रहेगा। एक तरीका तो ये कि मैं सारी वैल्यूज को पहले 5th ईयर के एंड में लेके गया, फिर 5th ईयर के एंड से आज उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके गया। मैंने कहा क्या जरूरत है ऐसा करने का, डायरेक्ट इसको 0th ईयर पे लेके आना ना, 10,000 है, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 साल के पी फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 5th ईयर के क्यूमुलेटिव फैक्टर से, तो आपके पास डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाता है। तो ऐसा एन्युटी से घबराना नहीं, एन्युटी मतलब एक इक्वल अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो वही कैपिटल बस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक ऑफर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। अच्छा, 12% इंटरेस्ट रेट है, क्वार्टरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली मतलब अच्छा साल में कितनी बार, 4 बार। इफ यू डिपॉजिट 2,000 नाउ, अगर आप 2,000 रुपए आज जमा करवाते हैं, हाउ मच इट विल ग्रो एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2,000 रुपए आज जमा करवा रहे हो, वन टाइम करवा रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू 2,000, 12% रेट है, साल में 4 बार कंपाउंडिंग होना है, 5 साल बाद पैसा बता देना है, तो सिंपल फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, तो 8th क्वेश्चन, दिस वन, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर एन इंटू एम। 2,000 प्रेजेंट वैल्यू हो गया, 1 प्लस आर 12% है, डिवाइड बाय एन, साल में कंपाउंडिंग कितना, 4 बार, टू द पावर एन 5 साल बाद जानना है, इंटू एम, साल में कंपाउंडिंग कितना, 4 बार। जैसे इसको सॉल्व करोगे 3,612 रुपए आ गया, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। मतलब 5 साल बाद ये 2,000 रुपए कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 3,612 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, a company wants to repay a loan of rupees 5 lakh 10 years from today, आज से 10 साल बाद। ओके, आपको लोन का पेमेंट करना है 5 लाख रुपए का, तो 10 साल बाद है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है। ओके,
लोन 5 लाख का पेमेंट करना है 10 साल बाद, फ्यूचर वैल्यू हो गया। व्हाट अमाउंट शुड इट इन्वेस्ट ईच ईयर, हर साल कितना इन्वेस्ट करे। अब हर साल इन्वेस्ट करने की बात आ रहा है, हर साल का बात आ रहा है, तो एन्युटी वैल्यू फॉर 10 years if the fund can earn 8% per annum, okay, रेट कितना 8%। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, ओके, पहला इन्वेस्टमेंट एट द एंड नहीं हो रहा है, एट द बिगिनिंग हो रहा है। तो अब ऐसे केस में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फ्यूचर वैल्यू कैसे, ये फ्यूचर वैल्यू है और हर साल इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, मतलब एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 5 लाख मुझे दे रखा है, मुझे एन्युटी का वैल्यू पता करना है। और वो एन्युटी भी कब इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो पैसा भी कब इन्वेस्ट किया जा रहा है, एट द एंड नहीं, एट द बिगिनिंग किया जा रहा है। तो 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो जरा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा और उसमें भी कब इन्वेस्ट हो रहा है, इफ इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो नॉर्मली अगर एट द एंड होता, अगर एट द एंड अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते, फर्स्ट ईयर का एंड, सेकंड ईयर का एंड, एंड सो ऑन 10th ईयर का एंड, तब तो क्या होता, तब फॉर्मूला लगता एन्युटी वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर, ये फॉर्मूला लगता। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, इंटू 1 प्लस आर और कर देंगे, मतलब 1 साल और कंपाउंडिंग कर दिया जाएगा। बस इससे आपके पास एन्युटी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, कितना, 31,950 रुपए। आप इसे सॉल्व करना, प्रॉपर आंसर आ जाएगा 31,950। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 31,950 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं हर साल की शुरुआत में, तो 8% से वो कंपाउंडिंग होता हुआ 10 साल बाद 5 लाख रुपए बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कि एन्युटी का है या सिंपली प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का है, ये आपको पता करना होगा। एन्युटी का कब होगा, जब हर साल कोई अमाउंट पे करना है या हर साल कोई अमाउंट रिसीव करना है इक्वल अमाउंट, तो एन्युटी होता है। ओके, वन टाइम है तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n, ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगता है। साल में एक से ज्यादा कंपाउंडिंग हो तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय m टू द पावर n इनटू m, ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो नेक्स्ट, रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कंपेयर्ड विद, दो सिक्योरिटीज का रिस्क कंपेयर करना है। तो सर रिस्क को मेजर करने के लिए तो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, बिल्कुल होता है। तो कोई बच्चा ये वाला सॉल्व करके आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन, कोई बच्चा वेरिएंस करके आ जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ऐसी दो सिक्योरिटी जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग हो। तो जब भी दो सिक्योरिटीज को कंपेयर कर रहे हैं जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग है, तो उनका रिस्क मेजरमेंट के लिए जो बेस्ट टूल होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। तो केवल स्टैंडर्ड डिवीजन को कंपेयर नहीं किया जाता, डिवाइड बाय एक्स बार करके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता किया जाएगा, फिर कंपेयर किया जाएगा। जहां कम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जहां पे कम आएगा वहां पे रिस्क कम है, जहां पर ज्यादा आएगा वहां पे रिस्क ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a portfolio consisting of two securities and expected return of these securities is 12% and 16%. Calculate the return of portfolio if the first security account for 40% of the portfolio. तो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ एक्स सिक्योरिटी प्लस रिटर्न फ्रॉम वाई सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ वाई सिक्योरिटी। तो आपको फर्स्ट सिक्योरिटी का रिटर्न दे रखा है 12% और फर्स्ट सिक्योरिटी के पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है 40%। ओके, तो आंसर आ जाएगा कैसा, रिटर्न फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी 12 इंटू वेट ऑफ एक्स 40 प्लस रिटर्न फ्रॉम वाई सिक्योरिटी कितना है 16% इंटू वेट ऑफ वाई क्या होगा, जब एक्स में 40% पैसा लगा रखा है इसका मतलब वाई में 60% पैसा लगा रखा है, ये लो जी आ जाएगा पोर्टफोलियो रिटर्न 14.40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, what are the doubling period as per the rule 72 and the rule of 69 respectively। 72 वाला तो आप जानते ही हैं, 72 वाला क्या होता है, 72 डिवाइड बाय अगर इंटरेस्ट रेट कर दिया जाए तो वो टाइम पीरियड आ जाएगा जितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाता है। ओके, कैसे, 72 को डिवाइड कर दो 12 से, आंसर आ जाएगा 6 साल। इसका मतलब 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो आप चेक कर सकते हैं, 100 रुपए लिखिए, प्लस 12% 1 साल, प्लस 12% 2 साल, प्लस 12% 3 साल,
प्लस 12% 4 साल, प्लस 12% 5 साल और प्लस 12% 6 साल बाद करेंगे। तो 6 साल बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपके ये 100 रुपए 200 रुपए करीब में बदल जाएंगे। ओके, अब इसमें भी दो रूल चला करते हैं। एक तो रूल 72 जो ज्यादा चला करते हैं, एक होता है रूल 69 जो कि आपके मॉड्यूल में दे रखा है, तो ये भी यूज किया जा सकता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, पहले 0.35 लिखना होगा, याद रखना 0.35, फिर क्या करना है, फिर 69 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करना होगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके बेसिस पे आंसर क्या आएगा, 6.1 ईयर्स आएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, एक तो 72 का रूल, 72 डिवाइड बाय 12 6 ईयर, एक होता है 0.35 प्लस 69 डिवाइड बाय 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आ जाएगा 6.1 ईयर्स। दोनों ध्यान में रखना। दोनों क्यों ध्यान में रखना सर, एक में आंसर आ रहा है ना, देखो 6 में आंसर आ गया था, अरे लकीली क्या हो गया, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था और कहीं 6 लिखा हुआ नहीं था तो काम हो गया। लेकिन मान लो दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें दोनों में पहले 6 लिखा हुआ था और फिर कुछ और लिखा होता 6.1 6.2 ऐसा दे देते, फिर क्या होता। इसलिए रूल 69 सर फिर क्या होता, फिर हम जय माता दी करके आ जाते हैं, है ना, वो तो ऑप्शन है ही, बट रूल 69 भी हम याद रख सकते हैं। चलिए, ओके, सिर्फ 0.35 याद रखना है और कुछ नहीं, बाकी वही पैटर्न है, 72 डिवाइड बाय रेट या फिर 69 डिवाइड बाय रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, टू क्रिएट अ मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ये रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर से, और देखो ये फाइनल का क्वेश्चन है, आपकी इतना पूछते ही नहीं है, बट ठीक है एमसीक्यू में लिख रखा है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो लोग क्या, क्योंकि आपके जो चैप्टर दिया हुआ है रिस्क एंड रिटर्न, बच्चे उसको मैंने देखा कि ना इसे कम पढ़ते हैं, मैंने देखा उस वीडियो में उससे दूर भागते हैं, अरे भैया फाइनल में तो फिर आना है। इससे अच्छा है रिस्क एंड रिटर्न के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड, 2 वीडियोस हैं अपलोड कर रखे हैं, वो देखो, काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो उससे आपका ये पोर्टफोलियो रिटर्न वगैरह ये सब अच्छा मजबूत होगा, ठीक है ना, वो करना जरूरी है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ओके, खैर देखो ये मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बोल रखा है, मतलब आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें रिस्क मिनिमम हो, वेरिएंस मतलब रिस्क, रिस्क मिनिमम हो। ओके, तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वेट डिसाइड करना होगा कि कौन सी सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट किया जाए। तो इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द टू सिक्योरिटीज बी मिक्स्ड इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओके, तो कितना कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे दोनों सिक्योरिटीज में, क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, S1, S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, ये लो जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी कितना, 10%। S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सिक्योरिटी 12%। और P12 क्या है ये सर, ये अब P12 आपको दे रखा है कोरिलेशन बिटवीन वन सिक्योरिटी एंड टू सिक्योरिटी, दैट इज 0.6। अच्छा, कोरिलेशन को हम तो R लिखा करते हैं, P लिखते हैं, बिल्कुल। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन को S इन्होंने डिनोट किया, अब कैसे किया जाएगा, तो वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आना चाहिए कि कौन सी सिक्योरिटी में कितना वेट हम दें कि हमारा पोर्टफोलियो, कौन सी सिक्योरिटी में कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमारा पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो मिनिमम हो। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो फॉर्मूला क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 13, दो सिक्योरिटीज है, एक्स सिक्योरिटीज और वाई सिक्योरिटीज, किसी को भी एक्स किसी को भी वाई माना जा सकता है, पहली सिक्योरिटी को मैंने एक्स मान लिया, दूसरी को वाई मान लिया है। फॉर्मूला क्या लगेगा, वेट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई होल डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, अब आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा था वाई सिक्योरिटी का, मतलब सेकंड सिक्योरिटी का कितना, 12, मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया, 144। ओके, कोवेरिएंस कैसे आएगा, दिया हुआ तो कोरिलेशन है, तो कोवेरिएंस कैसे आएगा, इसके लिए आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, कोवेरिएंस का फॉर्मूला आना चाहिए। कैसे, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हमारे पास आ जाता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दो सिक्योरिटीज के बीच में कोवेरिएंस का फॉर्मूला। बाकी एक और होता है, याद करो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी दे रखा तो प्रोबेबिलिटी अदरवाइज डिवाइड बाय एन, याद आया। ओके, पढ़ रखा है, नोट्स में जाके जरूर देखना। ओके, उसके बाद वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, तो जो भी कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला रहने वाला है, ये आपको याद करना होगा, वेरिएंस ऑफ y माइनस कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y होल डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ x माइनस
ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। याद करने का छोटा सा तरीका बताता हूं, देखो यहां केवल एक वेरिएंस आया, यहां दो वेरिएंसेस आए, ऊपर एक आया तो एक बार कोवेरियंस लेस हुआ, नीचे दो आए तो कोवेरियंस का डबल लेस हुआ। ऐसा आप थोड़ा याद कर सकते हैं, हिंट मैंने दे दिया। अच्छा, एक का वेट आ गया तो दूसरे का वेट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि टोटल ऑफ वेट इज 100%। तो एक का वेट अगर 72% आ गया तो दूसरे का वेट कितना आएगा 28%, मतलब 72% पैसा आप एक्स सिक्योरिटी में लगाइए और 28% पैसा आप वाई सिक्योरिटी में लगाइए, और इस तरीके से जो पोर्टफोलियो क्रिएट होगा उस पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमम होगा। कौन से डेटा पर? गिवन डेटा पर। अगर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सिक्योरिटी का कितना देखा था 10 और वाई सिक्योरिटी का कितना 12 हो, और उनके बीच में कोरिलेशन 0.6 हो, तो इतना वेट देना है। जैसे डेटा चेंज होगा वेट भी चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A portfolio consisting of two risky securities can be made riskless। अच्छा, एक पोर्टफोलियो जिसमें दो रिस्की सिक्योरिटीज है, दोनों की दोनों रिस्की, कैन बी मेड रिस्कलेस, उसको रिस्कलेस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो 0 हो जाए। ये कब हो सकता है? इफ, पहला ऑप्शन, सिक्योरिटीज आर परफेक्टली पॉजिटिव। मैंने कहा था परफेक्टली पॉजिटिव का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई +1 होना, और कोरिलेशन अगर दो सिक्योरिटीज के बीच में +1 है और उनका तुम पोर्टफोलियो बनाते हो, वहां पे किसी भी तरह का कोई रिस्क रिडक्शन नहीं होगा। याद है मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का छोटा फॉर्मूला लगा सकते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। जिसने भी नहीं देखा वो चैप्टर जरूर देखे भाई, है ना। सिक्योरिटीज आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, मतलब कोरिलेशन कितना हो, दो सिक्योरिटीज के बीच में -1 हो। बिल्कुल, मैंने कहा था अगर दो सिक्योरिटीज के बीच में -1 का रिलेशन होगा, कोरिलेशन, दैट मीन्स वहां पे ही सबसे ज्यादा रिस्क रिडक्शन होगा। इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, रिस्क खत्म हो जाएगी। एक सिक्योरिटी ऊपर जा रही है, दूसरा सिक्योरिटी नीचे जा रहा है, फिर पहला सिक्योरिटी नीचे जा रहा है तो दूसरा सिक्योरिटी ऊपर जा रहा है, रिस्क बिल्कुल खत्म। ओके, पूरा एग्जांपल से समझाया मैंने, जाके आराम से देखना। इफ द कोरिलेशन रेंज 0 to 1, अरे नो, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। इफ द कोरिलेशन बिटवीन -1 to +1, रेंज ही पूरी -1 से लेकर +1 होती है कोरिलेशन की, उससे ज्यादा रेंज ही नहीं होती है। -1 से और कम नहीं हो सकता, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कोरिलेशन की रेंज ही अगर कोई पूछे तो -1 से लेकर +1। तो कोरिलेशन अगर -1 हुआ दो सिक्योरिटीज के बीच में, तो उससे जो पोर्टफोलियो क्रिएट होता है वो रिस्क लेस हो जाता है, उसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं बचता है। नाउ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, द बेस्ट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो मतलब द बेस्ट पोर्टफोलियो आर दोज पोर्टफोलियो व्हिच ऑफर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। एक बढ़िया पोर्टफोलियो कौन सा होगा? फॉर गिवन लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क आपको दे रखा है, अब वो पोर्टफोलियो बेटर होगा ना या बेस्ट होगा जहां पे रिटर्न ज्यादा होगा। सो आंसर ऑप्शन 1 इज द मैक्सिमम रिटर्न। तो गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे जो ज्यादा कमा के दे रहा है मुझे, वही बेस्ट पोर्टफोलियो होगा, वही एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा। सीएपीएम अकाउंट फॉर, सीएपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएपीएम का मतलब होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और यहाँ पे कौन सी रिस्क को काउंट किया जाता है? सिस्टमेटिक रिस्क को। याद है तुमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। तो बीटा किसको डिनोट करता है? बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को डिनोट करता है। तो सीएपीएम अकाउंट्स फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है सर? एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड के केस में बनाई जाती है टू मैनेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो आप अपना पैसा, छोटा छोटा कमाई का पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को कि हमारा पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वहां पे उस पैसे को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है, जो आपके पैसे को प्रॉपरली मैनेज करती है, कहाँ इन्वेस्ट करना है ये देखती है, एएमसी। प्राइम ड्यूटी ऑफ मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर का प्राइम ड्यूटी पहला बोला इसने ऑप्शन में, मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट, गिव लोन टू क्लाइंट, कैसे कैसे ऑप्शंस है ना। प्राइम ड्यूटी मतलब वर्किंग एज अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी, कैपिटल मार्केट मतलब वही शेयर मार्केट, तो कैपिटल मार्केट में इंटरमीडियरी की तरह काम करना होता है मर्चेंट बैंकर का मेन रोल। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट जो फंड होते हैं, मनी मार्केट जो फंड है
मतलब मनी मार्केट क्या हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है क्या, इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। तो एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी मान लो मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ओके, तो हर देखो क्या होता है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, कोई मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, कोई केवल आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई केवल फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई केवल बैंकिंग के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके आगे लिखा है मनी मार्केट, इसका मतलब वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहा है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये शॉर्ट टर्म टी बिल्स वगैरह, कॉमर्शियल पेपर्स वगैरह। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूचुअल फंड का, इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सेलिंग रेफर्स टू, शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, ये शेयर मार्केट का एक टर्म है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आपने बेच दिए। क्या होता है ऐसा, इंट्राडे में पॉसिबल हो सकता है ना, इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे क्या होता है सर, अरे ये सब फाइनल के क्वेश्चन थोड़े थोड़े डाल रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब इन्होंने डाले हैं तो पूछ भी सकते हैं ना। देखो क्या होता है, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, मैंने आज शेयर खरीदा और कब बेचूंगा, जब मेरी इच्छा होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, जब इच्छा होगी तब बेचूंगा, ठीक है ना। तो खरीदा फिर बेचा। एक होता है पहले बेचना, पहले बेचना कब पॉसिबल है, इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे मतलब सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग, सुबह खरीद के शाम को, शाम मतलब 3:30 बजे तक मार्केट चलता है, उस टाइम तक आप बेच सकते हो, या फिर सुबह बेचकर शाम को खरीद भी सकते हो। सुबह बेच के शाम को क्यों खरीदना चाहोगे, मुझे लग रहा है अभी सुबह मार्केट में शेयर का प्राइस 500 रुपए है, शाम तक ये 450 हो जाएगा, तो मैं सुबह 500 में बेच दूंगा और शाम को 450 में खरीद लूंगा। इससे मुझे 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। मोटिव यही है कि बाइंग कम पे होना चाहिए और सेलिंग ज्यादा पे होगा तभी फायदा होगा। तो सुबह सेल किया, शाम को खरीद लूंगा, इंटरडे सेटलमेंट हो गया, दैट इज द शॉर्ट सेल्स। तो सेलिंग शेयर्स विदाउट ऑनिंग देम, बिन अपने पास शेयर नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में कोई शेयर नहीं है फिर भी मैं उसे बेच रहा हूँ, दैट इज शॉर्ट सेल्स। देखो जी, 30 मिनट में आज केवल 20 क्वेश्चन हो पाए हैं। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। देखो बिना फ्री फोकट में ना ऐसा कुछ नहीं देखना होता ना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे भी ऐसा हम लोग चाहते हैं कि आप अपने प्रीशियस, आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और फ्री में बिल्कुल ना देखें, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।